हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज का ये जो वीडियो है ये आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ में जो आपकी जनरल दैनिक चर्या होती है, दैनिक लाइफ होती है, या जो पेशेंट को अगर आप डील करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कि अक्सर लोगों को हो जाती है, वो भले ना चाहे लेकिन इसका सामना अक्सर गर्मियों में उनको करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, डायरिया। वैसे अगर हम डायरिया का नाम लेते हैं अपने दैनिकचर्या में या अपने आसपास या अगल बगल अपने मम्मी पापा के सामने या कहीं भी, तो वो लोग बोलते हैं कि डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो फिकल मटेरियल होता है, इवाक्यूएशन जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो सिंपल सा डायरिया का मतलब ही यही होता है। लेकिन बच्चों में देखा जाता है कि जो डायरिया होता है वो बहुत ही क्रोनिक फेज में चला जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि एक होता है कॉलरा जो कि एस्केरियासिस कोलोराई की वजह से होता है, एक होता है डायरिया। अब डायरिया की कंडीशन क्या होती है, इसकी जो हमको इटियोलॉजी देखेंगे, अभी हम आगे चल के देखेंगे इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। लेकिन जो सबसे मेन चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए वो क्या है पूरे वीडियो में, कि डायरिया होता क्या है और डायरिया कॉज कैसे होता है, और कॉज होता है तो उस कॉज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डायरिया है क्या और इसका हमारे बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है। तो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपके बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको आप जाते हैं सुबह शाम बाहर करके आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं आप, फिकल मटेरियल या स्टूल बोलते हैं। तो जब उस स्टूल में वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, या यूँ बोले हम कि उसमें वो जो एजेंट होते हैं वो थिनर कर देते हैं, उसको थिन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इवाक्यूएशन की रेट होती है वो बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं क्या, डायरिया। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो आपके फिकल मटेरियल होते हैं वो आपके चाहने से नहीं रुकते हैं और वो क्या होते हैं, वाटरी हो जाते हैं, जिसके वजह से वो कंटिन्यूअस फ्लो में रहते हैं। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायरिया। ये जो कंडीशन होती है बच्चों में आम देखी गई है और बहुत ज्यादा से ज्यादा जान इससे भी जाती है हमारे बच्चों के अंदर इन द इंडिया। अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ एबनॉर्मल वाटरी स्टूल और द फिकल इवाक्यूएशन, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि फ्रीक्वेंट का मतलब तेजी से पैसेज ऑफ द एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या है कि वहां पे एबनॉर्मल का सिंपल सा मतलब हम समझे क्या होता है कि किसी चीज में कोई कमी या बढ़ोतरी हो गई हो तो उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। नॉर्मल के लेवल से घट जाना या बढ़ जाना उसको बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल। वाटरी स्टूल और द फिकल इवाक्यूएशन मतलब कहने का क्या है कि वाटरी स्कूल का या फिकल इवाक्यूएशन का जो रेट होता है आपकी बॉडी से वो बढ़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, डायरिया। आप समझते हैं कि डायरिया हमको होता कैसे है। अगर आपको यहाँ पे दो चीज आपको दिखाई पड़ेगा, ये दो डायग्राम, ये किसी रेफरेंस बुक से नहीं लिया गया है, मैंने खुद बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सिंपल सा देख सकते हैं कि ये आपकी क्या है, कॉलन है। कॉलन मोटी आप जानते हैं कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, जहाँ की आपके जो स्टूल वगैरह होते हैं, जो फिकल मटेरियल होते हैं वहीं पर हमारे एकत्रित होते हैं और वहाँ से जाकर के फिर आगे हमारा फर्दर क्या होता है, वो इवाक्यूएट होते हैं या इवाक्यूएशन के लिए जाते हैं आगे। तो मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, कॉलन की एक सेल है, या मान ले कॉलन का एक स्पेस है, उसके अंदर क्या है, हमारा स्टूल है। ठीक है ना, स्टूल आप समझ रहे हैं, जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन में बात किया था उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा स्टूल जमा है। अब ये जो स्टूल है, अगर इसमें से हम क्या करें, वाटर को एब्जॉर्ब करवा दें इनटू द सेल। अगर हम सिंपल सा बात करें कि अगर इस स्टूल का जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करा दें हम अपने सेल के अंदर, या कॉलन सेल के अंदर, या एपिथेलियल के सेल के अंदर, या लुमाइनल सेल के अंदर, तो हमारा क्या काज होगा, उसको बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, कि जब स्टूल के अंदर से वाटरी मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वो सूख जाता है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। उसी के जस्ट उल्टा अगर जो हमारा यहाँ का जो वाटर का एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन होता है इनटू द ल्यूमन, वो हमारा ज्यादा होने लगता है। इसका मतलब क्या है, कम होने लगता है इनटू द स्टूल। इसका मतलब क्या है, जब स्टूल के अंदर वाटर का लेवल बढ़ जाता है और हमारा जो ल्यूमिनल सेल में होती है वहां पे वाटर का लेवल घट जाता है, तो जिसके वजह से जो हमारा फिकल मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, वाटरी हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब किसी की डेंसिटी घटती है, जब कोई वाटरी चीज होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो उसका जो इवाक्यूएशन होता है, जो उसकी चाल होती है, जो उसकी ढाल होती है, जो उसकी चलने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक पत्थर को फेंक के मारेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ी दूर जाएगा, लेकिन अगर आप पानी को फेंकेंगे तो फिर दूर तक जाएगा, उसके छींटे बहुत दूर तक जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, डायरेटिक कंडीशन भी होता है। अब सिंपल सा ही आपका कॉलन है,
है, इसके अंदर आपका क्या है, स्टूल है। ये स्टूल आप नॉर्मल कंडीशन समझिए, इस स्टूल में से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है इनटू द एपिथेलियल सेल, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मतलब वाटरी जो स्टूल था, जो वाटरी आ गया था, वो क्या हो रहा था, रीएब्जॉर्ब होकर हमारा जो पानी होगा वो हमारे एपिथेलियल सेल में चला जाएगा, ये जो हमारे ल्यूमिनल सेल में चला जाएगा, तो जो स्टूल के पास होगा वो इनसफिशियंट या सिंपल से बोले नॉर्मल मात्रा में पानी बचेगा। तो ये जब नॉर्मल मात्रा में पानी बचेगा तो जब इसका टाइम होगा तब ये आपके बॉडी से इवैक्यूएट होगा। लेकिन डायरिएटिक कंडीशन में होता क्या है कि जो ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है इनटू द एपिथेलियल सेल या ल्यूमिनल सेल वो लो हो जाता है। अब लो होने का मतलब क्या है, जब इस स्टूल से आपका जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है इनटू द ल्यूमिनल सेल या एपिथेलियल सेल ऑफ द कॉलर, तो क्या होता है कि यहां पे वाटर का बैलेंस बनता है। लेकिन अब ऐसी कंडीशन आ गई कि इस स्टूल में से मान लीजिए कि आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पर वाटर क्या करेगा, इसको पतला कर देगा, और जब इसको पतला कर देगा तो वाटरी स्टूल बन जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका फीकल इवैक्यूएशन होगा वो फ्रीक्वेंट होने लगेगा, तेजी से होने लगेगा। इसी को बोलते हैं हम क्या, डायरिएटिक कंडीशन। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात हम क्या करें कि इस एब्जॉर्प्शन को, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, इसको बढ़ा दे। इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्टूल है इसमें जो वाटर की मात्रा बढ़ गई है, इस वाटर की मात्रा को घटा दे। तो इसको घटाने के लिए हम क्या लेंगे, सिंपल सा क्या ले सकते हैं, एब्जॉर्बेंट लेंगे। अब जब यहाँ पर एब्जॉर्बेंट का यूज करेंगे तो जो हमारे स्टूल वाटरी था वहां से वाटर को इंटेक कर लेगा या रीएब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ का जो आपका फिकल मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, वाटरी से थोड़ा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन से, डायरेक्ट कंडीशन से बची जा सकती है। अब दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए इन्फ्लामेशन होने की वजह से भी वाटरी स्टूल होता है, या इन्फ्लामेशन होने की वजह से स्वेलिंग हो गई। अब स्वेलिंग होने की वजह से यहाँ का स्पेस बड़ा हो गया। अब जब स्पेस बढ़ गया तो वाटरी स्टूल तेजी से हमारे फ्रीक्वेंट पैसेज के द्वारा क्या जाएंगे, इवैक्यूएट होंगे, तो हम इनके इन्फ्लामेशन को रोक दें। और तीसरी चीज क्या हो जाएगा, इनके सीक्रेशन को रोक दे। अब सीक्रेशन हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए बोला जाता है कि जब भी डायरेक्टिक कंडीशन होती है तो एंटी सेक्रेटरी एजेंट हम बहुत कम यूज करते हैं। अधिकतर हम क्या यूज करते हैं, जो हमारे एब्जॉर्बेंट होते हैं उसी को यूज करते हैं। तो बेसिकली हमने ये समझा कि 3 माध्यम से हम इस डायरेक्टिक कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। अभी जब आगे इसके बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे तब आपको और अच्छे में समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दी स्टूल, जो स्टूल है वो कंटेन कर सकता है ब्लड। आपने बहुत सुना होगा कि जो आव आती है, पस आ जाता है, म्यूकस वगैरह आ जाते हैं, ये एक्सेस क्वांटिटी ऑफ द फैट्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, डायरिया की एक कंडीशन होती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डायरिया हो गया है तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या इम्बैलेंसिंग या कौन कौन से सिम्टम्स आपको या कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज क्या, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। अब बात करें इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की, तो आप जानते हैं कि जो आपके बॉडी के अंदर वाटर होता है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बराबर करता है, उसको बैलेंस करता है। आज जब आपकी बॉडी से फीकल मटेरियल के क्या किया कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और आपकी बॉडी से बाहर कर दिया इन द फॉर्म वाटरी स्टूल, तो वाटर का लेवल तो कम हो जाएगा। अब जब वाटर का लेवल कम हो जाएगा तो उसके साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जिसके लिए हम क्या ORS पाउडर मतलब ओरल रिहाइड्रेशन पाउडर का यूज करते हैं या सॉल्ट का यूज करते हैं, जो हम क्या करता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को बैलेंस करता है। एंड क्या होता है, वाटरी एंड फ्रीक्वेंट स्टूल, ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि डायरिया की कंडीशन में मेन कॉज है डिहाइड्रेशन का। मतलब क्या, वाटर कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, एंड स्टमक पेन भी हो सकता है आपको, क्योंकि क्या वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस। अब इससे पॉजिटिव एजेंट क्या क्या है इसके बारे में, वैसे तो पॉजिटिव एजेंट एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको एज ए नॉलेज के तरीके से बता देना चाहता हूं क्यों क्यों हमको कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो सकता है। तो सबसे पहले इसका जो मेन कॉज है क्या, क्रिप्टोस्पोडियम पायरुवम, इसका क्या है, ये एक प्रकार का पैरासाइट है जो कि कॉज करवाता है क्या है, डायरिया। उसके बाद एमोबियोसिस, एमोबियोसिस का सिंपल सा मतलब समझो जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसकी वजह से भी हमको क्या डायरिया हो सकता है। अब एमोबियोसिस से ये हम लास्ट यूनिट मतलब 3rd यूनिट में देखेंगे, एंटी एमोबिएटिक ड्रग देखेंगे तो वहां पे इसके बारे में बात करेंगे। या कुछ प्रकार के इन्फेक्शन हो जाए या एलर्जी हो तब भी हमको ये डायरिया कॉज हो सकते हैं, या एक्सेस ऑफ द बाइल एसिड सिक्रेशन, या क्या हो जाए जो आपका बाइल एसिड का सिक्रेशन था वो ज्यादा होने लगे। अब चूंकि आप जानते हैं बाइल एसिड का काम क्या होता है, इन सबको तोड़ने का काम होता है, हमारे फिकल मटेरियल को तोड़ने का काम होता है। तो जब बाइल एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो फिकल मटेरियल या जो हमारे स्टूल होते हैं उसको तोड़ने का काम करेगा, वाटरी बना देगा, और जब वाटरी बना देगा तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि डायरिएटिक कंडीशन हमारी वहां पे कॉज हो जाएगी। अब बात करें हम एंटी डायरियल ड्रग के बारे में, तो वैसे तो आप लोग सिंपल सा लिखते हैं कि ऐसे एजेंट जो डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंटी
एंटी डायरियल ड्रग या एंटी डायरियल एजेंट। लेकिन आप हमारे चैनल पे आए हैं, लेटेस्ट लर्न फार्मेसी पे हैं, आपने सब्सक्राइब किया है, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन या ऐसी डेफिनेशन देना मेरा, ये हम सिंपल सा समझते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक ऐसी डेफिनेशन दूं, मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन बताऊं कि जो आपको हमेशा सबसे अलग बनाए। तो ऐसे एजेंट, द एजेंट व्हिच एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द स्टूल, ऐसे एजेंट जो कि स्टूल से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, या रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ द बाइल एसिड, या बाइल एसिड के सिक्रेशन को रोक दे, कम कर दे, या इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम। इसका मतलब क्या है कि तीन चीज अगर हम कह बोलते हैं कि ऐसे एजेंट जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को के स्टूल के जो स्टूल का वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर ले, या तो बाइल एसिड के सिक्रेशन को रोक दे या इनहिबिट कर दे या कम कर दे, या जो हमारे क्रिप्टोस्पोडियम पार्सियम है वो हमारा क्या एक प्रकार का पैरासाइट है जो कि डायरिया कंडीशन कॉज कर रहा है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, तो हमारी जो डायरिया हो जाएगी वो ट्रीट हो जाएगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन यही है, द एजेंट व्हिच एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द स्टूल, रिड्यूस सेक्रेशन ऑफ द बाइल एसिड और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम टू ट्रीट डायरिया कॉल्ड एंटी डायरियल एजेंट। तो सिंपल सा इसका जो डेफिनेशन है आपको यही लिखना है, चाहे अगर आप सेशनल में लिखते हैं तब भी, अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तब भी। अब इससे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, मतलब जो एंटी डायरियल ड्रग होती है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये बेसिकली चार प्रकार की होती हैं। पहला होता है एब्जॉर्बेंट, जिसकी मैंने अभी आपको जस्ट बताया, आपको कुछ कुछ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहां पे समझ में आ गया होगा, जिसमें आ सकती कॉलिन, पैक्टिन, बिस्मथ, सबसैलिसिलेट जिसको बोलते हैं BMSS, एक्टिवेटेड वुड चारकोल। आपने सुना होगा कि चारकोल का यूज करके हम पेट की गंदगी को साफ करते हैं। उसके बाद आता है एंटी सेक्रेटरी एजेंट, जिसमें आता है सल्फासेलाजाइन आता है, लेप्रामाइड आता है, ओसालाजाइन आता है, मेसालाजाइन आता है, BMSS का मतलब बिस्मुथ, सबसैलिसिलेट आता है, एंड रेसिकेडोट्रेल आता है। उसके बाद एंटी मोटिलिटी एजेंट, एंटी मोटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो मोटिलिटी को घटा दे। अब मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, चलन मतलब मूवमेंट को ही क्या कर दे, कम कर दे। जिसमें आपकी जो पहली ड्रग आती है वो आती है डाइफिनॉक्सिलेट या लोपेरामाइड एंड कोडीन। ये सब हमारी क्या होती है, सीधा ओपियोइड रिसेप्टर पे वर्क करती हैं। अब कैसे काम करती हैं हम आगे चल के देखते हैं। उसके बाद इसके सिम्पटोमेमेटिक ड्रग जैसे ORS पाउडर होता है, टिंडिनाजोल होता है, मेट्रोनिडाजोल वगैरह, ठीक है ना, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट वगैरह जो होता है इसको हम डायरेक्टली IV जो फ्लूइड होता है जैसे INS, DNS, RL वगैरह का यूज करते हैं क्या बॉडी के सप्लीमेंट को पूरा करने के लिए। इन एक्चुअली ये डायरिया को ट्रीट नहीं करती है, केवल जो उनसे सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर आ गए हैं उन सिम्टम्स को क्या करती है, ट्रीट करती है। तो ये थे हमारे क्या एंटी डायरियल ड्रग्स के कुछ क्लासिफिकेशन और कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं जो सबसे पहले आती है एब्जॉर्बेंट के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही कंफर्म होगा एब्जॉर्बेंट्स। एब्जॉर्बेंट्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अपने अंदर समा लेना या सोख लेना। सिंपल सा हम बोलें कि जैसे एक सोखता आपने देखा होगा, या सिंपल लैंग्वेज हम बोलें कि अगर आपके यहाँ पे सोफा वगैरह होगा, अगर वहां पे पानी गिर जाता है तो पानी गिरने के बाद क्या होता है, वो जो सोफा के अंदर स्पंज होता है वो उसको सोख लेता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम एब्जॉर्बेंट का यूज करते हैं तो जो वाटरी स्टूल में जो वाटर का लेवल जो आपका बढ़ा हुआ था वहां से वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यही वर्क क्या होता है एब्जॉर्बेंट का। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कहने का क्या है, जो हमारे एब्जॉर्बेंट्स होते हैं इनके पास मल्टी फंक्शनल यूनिट होती है। इसका मतलब क्या है, केवल ये एक ही काम नहीं करते कि वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, और ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले इनका वर्क क्या कहता है, जो पॉइजनस बैक्टीरिया टॉक्सिन, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया, जो पॉजिटिव एजेंट आपका क्या था क्रिप्टोस्पोडियम पार्वम, उससे क्या होता है कि आपका एक टॉक्सिन तो निकलेगा, उससे कुछ ना कुछ मेटाबोलाइट्स निकलेंगे, और वो क्या हो जाएंगे, मेटाबोलाइट्स आपके लिए टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, और जब टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको डायरिया कंडीशन हो जाएगी। तो जब हम एब्जॉर्बेंट ले लेंगे तो जो बैक्टीरिया या जो पैरासाइट है उनसे जो टॉक्सिन्स निकल रहे थे उसको क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जब उसको किसी भी टॉक्सिन्स को अगर आप एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जो भी आपकी म्यूकोसल लेयर होगी, आपके GIT की म्यूकोसल लेयर होगी, या हम बोलें जो कॉलन की जो आपकी म्यूकोसल लेयर होगी वो डैमेजिंग होने से बच जाएगी। डैमेजिंग होने का मतलब क्या होता है कि जैसे जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, जैसे अगर आप जहर खाते हैं या पॉइजन लेते हैं तो पॉइजन क्या करता है कि आपके जो गैस्ट्रिक मतलब GIT की जो म्यूकोसा वगैरह होता है उसको काट पीट देता है, एकदम छील छाल देता है, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाती है। और बहुत सारे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है, मैं आपको एज एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो जो हमारे जो टॉक्सिन्स होंगे, जो बैक्टीरियल के टॉक्सिन्स होंगे, ये क्या जाएंगे कॉलन की लेयर पे जाएंगे, वहां पे अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद क्या करेंगे, उसको डैमेज करेंगे। लेकिन अगर हम एब्जॉर्बेंट का
यूज कर लेते हैं तो वहाँ पर एक कोट बना देगी। अब कोट बनाने का मतलब क्या था, वहाँ पर एक लेयर बना देगी। लेयर बनाने के बाद क्या करेगी, जब लेयर बन जाएगी तो वहाँ पे जो भी टॉक्सिन्स वगैरह होंगे वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएंगे और उसको एब्जॉर्बेंट के माध्यम से क्या एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एंड दूसरे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द स्टूल, जिसको क्या बनाते हैं, बल्कि फिशेस बना लेते हैं, मतलब सूखा जो आपका फीकल मटेरियल होता है उसको थोड़ा सा सुखा देती है। तो इसका क्या है, एब्जॉर्बेंट का मेन, अगर आप चाहें तो यहां से भी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हैं, अदरवाइज आगे आप देखते चलिए। अब एक चीज और नोट मैं बता देना चाहता हूं कि जो एब्जॉर्बेंट होते हैं केमिकली इनर्ट होते हैं एंड ये डायरिया में इन एक्चुअली ट्रीट नहीं किया जाता है, इसका मतलब यूज नहीं किया जाता है। लेकिन हम ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसी मानते हैं कि ये जो ड्रग है अगर इस कैटेगरी में नहीं यूज करती है, लेकिन अगर इसको ठीक करती है तो इसको इसमें यूज करेंगे। तो जो हमारी एब्जॉर्बेंट कैटेगरी की जितनी भी ड्रग है वो केमिकली इनर्ट होती हैं और साथ ही साथ क्या है कि ये डायरिया की कंडीशन को एक्चुअली ट्रीट नहीं करती है, उसके सिम्टम्स जो होते हैं उनको ट्रीट करती है। अब सिम्टोमेटिक ड्रग के बारे में अगर हम बात करें तो हमने फार्माकोलॉजी फर्स्ट में देखा था कि ऐसी ड्रग जो कि बीमारी या डिजीज या डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो बुखार आता है, बुखार के लिए हम क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। लेकिन वो जो पैरासीटामोल होता है वो एक्चुअली आपके बुखार को कम करता है, ना कि आपके जो टाइफाइड का वायरस है उसको मारता है। तो उसी प्रकार से जो एब्जॉर्बेंट है वो आपकी डायरिया को नहीं ट्रीट करता है, डायरिया से होने वाले सिम्टम्स या उनसे होने वाली दिक्कतों को क्या करता है, आपके बॉडी से एलिमिनेट आउट करता है या ट्रीट करता है। तो ये होते हमारे क्या एब्जॉर्बेंट। अब इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कई डिफरेंट है। इन एक्चुअल इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थ्योरी आई जिसके माध्यम से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे इन्फ्लामेशन को रोकता है। अब इन्फ्लामेशन हमारे कई कारण से हो सकते हैं, साइटोकाइनेस की वजह से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से या हिस्टामिन वगैरह की वजह से भी हो सकता है। तो जो पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकता है। तो सिंपल सा हमको क्या बनाना है, आर्किडोनिक एसिड पाथवे बनाना, जो कि ऑलरेडी आप फार्माकोलॉजी सेकंड में पढ़ चुके हैं। वहां पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से आर्किडोनिक एसिड पाथवे के द्वारा क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है और जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये हाइपर मोटिलिटी कॉज करते हैं। अब मोटिलिटी का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट। अब क्या मूवमेंट का क्या मतलब होगा, जो आपके स्टूल वगैरह होंगे, जो फिकल मटेरियल होंगे, जब वहां पे इन्फ्लेम मतलब जो आप वहां के सेल जो कि इन्फ्लेम हो जाएगी, थोड़ी डायलेट हो जाएगी, इन्फ्लेम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वहां पे मोटिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं जब कोई भी चीज अपने अपने आकार से थोड़ा बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है तो वहां पे क्रमंचुकन, जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या रिलैक्सेशन बोलते हैं, तो वहां पे जो उसकी मोटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब जब मोटिलिटी बढ़ेगी तो जो आपका फीकल मटेरियल होगा, इवैक्यूएशन होगा, वो तेजी से होने लगेगा। इसी से क्या हो जाएगा, आपका फ्रीक्वेंट स्टूल सिक्रीशन होने लगेगा। अगर हम एब्जॉर्बेंट का यूज करते हैं तो ये एब्जॉर्बेंट होते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करेंगे, देखिए इन एक्चुअल ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, सिंपल सा एक लेयर बना देते हैं। जैसे मैंने आपको जस्ट बताया कि एक म्यूकोसल लेयर बना देते हैं जिसके वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वहां पे अटैक नहीं कर पाता है और इन्फ्लामेशन नहीं होता है और वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, आपके बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन आपके सेल के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा तो इन्फ्लामेशन नहीं कॉज करेगा और जब इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो आपको हाइपर मोटिलिटी नहीं होगी और जब हाइपर मोटिलिटी नहीं होगा तो आपका जो स्टूल का सिक्रेशन फ्रीक्वेंट हो रहा था वो नहीं होगा। तो पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको ये समझ में आ गया कि ये इनहिबिट नहीं करती है, ये क्या बनाती है, एक लेयर बनाती है जिसको हम सिंपल बोलते हैं कि ये इनहिबिट कर दिया, किसको, प्रोस्टाग्लैंडिन के वर्क को। अब इसके हम दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो जो एस्केरिचिया कोलाई ये विब्रियो कोलोराई होता है या जो क्रिप्टोस्पोरिडियम पोरियम होता है जो कि हमारा एक प्रकार का डायरिएटिक कंडीशन कॉज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं टैक्टिक मटेरियल। देखो भाई आप हैं, आप कुछ खाते पीते हैं तो क्या करते हैं, इवाक्वेशन करते हैं, टॉक्सिन्स निकालते हैं, आपको यूरिन वगैरह, यूरिनेशन का पसीना वगैरह निकलता है, तो वो भी क्या है आपके एज ए मेटाबोलाइट्स हैं। उसी प्रकार से अगर आपके बॉडी के अंदर एस्केरिचिया कोलाई या विब्रियो कोलोराई है या कोई भी पैरासाइट है, वो आपके बॉडी के अंदर क्या करेंगे, कुछ खाएंगे और खाने के बाद कुछ निकालेंगे जरूर, उसी को क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स। और मेटाबोलाइट जो होते हैं आपके लिए हार्मफुल होते हैं। अब ये जो हार्मफुल होता है गट मॉइटी में जाकर के इंटैक्ट करेंगे या इरिटेट करेंगे, उसका जो आपकी इंटेस्ट
इंटेस्टाइनल वाल होगी, जो आपके जेटी के इंटेस्टाइनल वाल होते हैं उसको इरिटेशन करेंगे। जैसे इरिटेशन करेंगे तो जो फीकल इवैक्यूएशन हो जाएगा उसका रेट बढ़ जाएगा। तो अगर हम एब्जॉर्बेंट देते हैं तो ये जो सीक्रेट टॉक्सिन मेटाबोलाइट्स को क्या कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये इंटेस्टाइनल वाल को इरिटेट नहीं कर पाएगा, वहां से अटैचअप नहीं हो पाएगा। अब जब वहां पे इरिटेशन नहीं कॉज कर पाएगा तो जो हमारी डायरेक्टिक कंडीशन हो जाएगी वो भी ट्रीट हो जाएगी। अब इसके हम थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। सिंपल सा इसका थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जो वाटरी स्टूल होता है उसमें से जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो हमारा वहां का जो फीकल मटेरियल होगा, जो स्टूल होगा, वो बल्क फॉर्म में आ जाएगा, और बल्क फॉर्म में आने के बाद वो आपकी बॉडी से उतना तेजी से एलिमिनेट आउट नहीं हो पाएगा। तो ये सिंपल क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं एब्जॉर्प्शन को, वाटर के एब्जॉर्प्शन को कहां पे कर देते हैं, इन द ल्यूमिनल सेल या एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट कर देते हैं। तो क्या होता है कि वहां पर आपका जो वाटरी स्टूल बना था वो बल्की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये सिंपल था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एब्जॉर्बेंट। अब इसके ड्रग के बारे में बात करते हैं। तो पहली ड्रग आती होती है काउलिन, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, आपने इसको भी देखा होगा, चारकोल वगैरह के बारे में सुना होगा, या इसबगोल की भूसी वगैरह आती है उसके बारे में भी सुना होगा कि डायरेक्टिक कंडीशन में उसका यूज किया जाता है। इन एक्चुअली ये लोग ये सारी चीजें वही होती है। जो कॉलिन होती है आपकी हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का प्यूरिफाइड फॉर्म होता है, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के साथ साथ जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड मैकेनिज्म है, जिसमें हमने क्या देखा था, प्रोस्टाग्लैंडिन का जो अटैक हो रहा था हमारी सेल के ऊपर उसको रोक रहा है, और साथ ही साथ जो आपके टॉक्सिन मेटाबोलाइट सीक्रेट आउट हो रहे थे उसको भी क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसके वजह से आपका जो डायरेक्टिक कंडीशन है वो ट्रीट आउट हो जा रही है। उसका यूज करते हैं डिसेंट्री में, फूड पॉइजनिंग में, एल्कोलाइड में, पॉइजनिंग में। अब आई होप आपको कॉलिन के बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इजीली तरीके में बता दिया। अब इसमें जो दूसरी ड्रग आती है वो आती है पैक्टिन। पैक्टिन का नाम आपने बहुत ऑलरेडी अपने लैब में देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। ये हमारे जो होते हैं वो मेथॉक्सिलेटेड पॉलीगैलेक्टोकोर्टोनिक एसिड होते हैं, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड में मतलब क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं, इलिक्ट करते हैं होम्योस्टेटिस को। होम्योस्टेटिस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो ये हो गया आपके पैक्टिन। उसके बाद आपका आता क्या है, एक्टिवेटेड वुड चारकोल एंड द चॉक। चॉक का सिंपल सा मतलब समझते हैं CaCO3, जो कि आपके ब्लैक बोर्ड से लिखा जाता है। जो हमारे एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं वो डिस्टिलेशन कर देते हैं, मतलब कहाँ से मिलते हैं, आपको वेजिटेटिव जो मेल्टियर होते हैं उसको डिस्टिलेशन से प्राप्त होते हैं। और जो आपका चॉक होता है CaCO3 वो आप ऑलरेडी जानते हैं। और ये जितने भी एब्जॉर्बेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करना या उसके अटैक को रोकना, दूसरा उसके जो मेटाबोलाइट टॉक्सिन्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना, तीसरा क्या है वाटर को एब्जॉर्ब करना, ये सारे के सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं। तो ये आपका हो गया है एब्जॉर्बेंट के बारे में। अब जो हमारी इसमें सेकंड कैटेगरी की ड्रग आती है एंटी सेक्रेटरी एजेंट। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सीक्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज का अंदर से बाहर निकलना, या जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर से यूरिनेशन होता है तो सीक्रेट आउट होता है, या जो लार्वा होता है वो भी हमारा कहता है सीक्रेट आउट होता है किसी एक पार्टिकुलर ग्लैंड से। उसी प्रकार से जो एंटी सेक्रेटरी एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि सीक्रेशन को रोक देते हैं। तो जो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे ये पैरासाइट्स, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे विब्रियो कोलोराई ही मान लीजिए, अगर वो चले गए हैं तो हमारे से क्या करेंगे, एक टॉक्सिन सीक्रेट आउट करेंगे। और ये जो टॉक्सिन्स होंगे ये सिंपल क्या करेंगे, हमारी बॉडी को नुकसानदेह होंगे। और नुकसानदेह होने का मतलब क्या है, ये डायरेटिक कंडीशन कॉज करेंगे। अब ये क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, जो एंटी सेक्रेटरी एजेंट होंगे उसको इनहिबिट कर देंगे, किसके, सिक्रेशन ऑफ द टॉक्सिन, साइटोकाइनेस एंड अदर कॉजेटिव एजेंट। जितने भी आपके डायरेटिक कंडीशन के पॉजिटिव एजेंट है उनको क्या कर देंगे, ये सिंपल सा इनहिबिट कर देंगे, उनके सीक्रेशन को नहीं होने देंगे। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसको आपको थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के अंतर में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो हमारे इलियम और कॉलन होते हैं उसके मॉर्फोलॉजी को समझना होगा। तो जो हमारी इसमें जो ड्रग आती है सल्फासेलाजाइन आती है, जो कि एक प्रकार की प्रोड्रग है। अब प्रोड्रग क्या होता है, मैंने आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हमारा यूनिट नंबर 2 पढ़ा था वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी प्रोड्रग होती है वो क्या होती है। तो जो हमारी सल्फासेलाजाइन होती है ये हमारे इलियम पे जाकर के और कॉलन पे जाकर के ऐड करती है। अब ये जो सल्फासेलाजाइन है जब हमारे इलियम या कॉलन पे जाकर के ऐड करेगी तो वहां पे जो हमारी एजो रिडक्टेज होता है, ये एक प्रकार का एंजाइम है,
है ये इसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब सल्फोशैलाजाइन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, सल्फापाइरिडीन में, F5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड में। नहीं समझे, फिर से समझिए। मान लीजिए कि आपका क्या है, आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में आपका इलियम पाया जाता है और कॉलन आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है ना। अब जब आपने सल्फासैलाजिन लिया या आपके इंटेस्टाइन में गया, पहले इलियम से कॉन्टेक्ट किया, उसके बाद कॉलन से कॉन्टेक्ट किया। अब जब इलियम और कॉलन पे कॉन्टेक्ट करेगा तो वहां पर एक खास प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलता है एजो रिडक्टेज एंजाइम। अब जब इसके साथ में इसकी रिएक्शन मतलब सल्फोसैलाजाइन की रिएक्शन होगी तो बनेगा सल्फापाइरिडीन एंड 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड। अभी आपका दो चीज करेगा, एक क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स बनाएगा और क्या करेगा, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द टीएनएफ। टीएनएफ का मतलब ये समझ सकते हैं कि मतलब जो हमारे नेफ्रोसिस फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। पर ऑक्सीसोमल एट्रियल फिब्रिलेशन को इनहिबिट करते हैं। साइटोकाइनेस एंड न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन को भी क्या करते हैं, फैक्टर को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। और दूसरा क्या करेगा, सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स बनाएगा। ये क्या करेंगे, जो भी आपके वहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, जो कि रेडिकल्स का क्या काम होता है, उनको खाने का काम करते हैं। तो जो हमारे वहाँ पे पॉजिटिव एजेंट होंगे उनको ये खाने का काम करेंगे और इसके वजह से क्या जाएगा, रिड्यूस द सिक्रेशन ओवर द जीआईटी। इसकी वजह से जीआईटी के अंदर जो वाटर स्टूल का सीक्रेट आउट हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये था। अब इसके अंदर जो हमारी ड्रग आती है, हमने पहली बात कर ली सल्फासैलाजाइन की। अब जो दूसरी ड्रग आती है वो ओसालाजाइड या मेसालाजाइन। ये भी हमारी क्या है, सेम जो सल्फासैलाजाइन होते हैं उसी कैटेगरी की ड्रग है। ये आल्सो प्रोड्रग होती है व्हिच वर्क एडिशनली। इसका मतलब क्या है, ये सल्फासैलाजाइन के तरीके से वर्क करती है, लेकिन एक काम इसका और क्या होता है कि ये जो ट्रांसमिट होती है टाइम ऑफ द बावल, उसको क्या कहता है, डिक्रीज कर देता है। अब ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे इवाक्वेशन आप समझ सकते हैं कि जो स्टूल होता है वो आपकी बॉडी के अंदर से बाहर होता है, तो ये थोड़ा सा क्या करता है, हमारे सीएनएस को बता देता है भैया कि अभी ये जो टाइमिंग होती है इसको क्या कहता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है। इस सिंपल सा बोले, जो इवाक्वेशन होता है उसके टाइमिंग को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। और बढ़ाने का मतलब क्या, थोड़ा सा डिले कर देता है। और डिले करने का इसका क्या काम है इसका एंड फॉलो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसके एडवर्स एक्शन जो मतलब जो हमारे एंटी सिक्रेटरी एजेंट होते हैं, इनके एडवर्स एक्शन कुछ उसे नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एनीमिया, ईटीसी क्या है, एंड वुमेन इनफर्टिलिटी भी इसका एक मेन एडवर्स एक्शन है। एंड ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो अगर इसको फोलिक एसिड के साथ में लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगी, आपको इसको फोलिक एसिड के साथ लेना काफी अच्छा रहेगा। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो सिंपल सा हम पढ़ रहे हैं एंटी डायरिया, तो हम सिंपल सा बोलेंगे कि डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है ना। एंड एक्सरबेशन में भी यूज किया जाता है। एंड रिलीफ इन द रूमेटिज्म, मतलब जो रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है उसमें भी ये क्या करता है, इफेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि ये सिंपल सा क्या करता है, जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस, नेफ्रोसिस फैक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, टीएनएफ फैक्टर होते हैं, टीएनएफ अल्फा होते हैं, परऑक्सीसोमल डिफिब्रिलेशन होते हैं, साइटोकाइनेस वगैरह होते हैं, इनको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जो कि रूमेटिज्म का एक खास कारण भी है। अब उसके बाद जो आपकी इसमें थर्ड ड्रग आती होती है एंटी मोटिलिटी एजेंट। तो सिंपल सा मोटिलिटी का मतलब यह समझते हैं कि मूवमेंट, तो ऐसे एजेंट जो मूवमेंट को ही रोक दे। मूवमेंट कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फिकल मटेरियल हो रहा था उसके मूवमेंट को ही जब रोक देंगे तो जो आपका इवाक्यूएशन हो रहा था वो डिले हो जाएगा। और डिले होने का क्या मतलब है कि डायरिएटिक की कंडीशन आपकी ट्रीट हो जाएगी। तो दीज ड्रग रिड्यूस द पेरिस्टाल्सिस। अब आपको दो टर्म समझने पड़ेंगे, पेरिस्टाल्सिस एंड मोटिलिटी। पेरिस्टेसिस का मतलब क्या होता है, जो आपका फूड का मूवमेंट होता है। जैसे कोई चीज कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, वो आगे की तरफ जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के बारे में बात करूं, जैसे आपका अपने पैर से चलते हैं तो जब आपका ब्रेन आपके पैर पर सिग्नल देता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आप आगे कदम बढ़ाते हैं। और जैसे आप अपना कदम नीचे रखते हैं तो डायलेशन हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या काम करता है कि मूवमेंट कराता है। तो पेरिस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि फूड मूवमेंट, ठीक है ना। और मोटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपके पचा हुआ पदार्थ है उसको क्या करता है, ये मोटिलेट करता है, मतलब मूवमेंट कराता है। प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर द एब्जॉर्प्शन, ये क्या करते हैं, सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड कराते हैं कि वहां पे एब्जॉर्प्शन हो सके। अब इसमें जो ड्रग आती है, लोपेरामाइड आती है, कोडीन आती है, ओपियोइड्स होते हैं एंड डाइफिनॉक्सिलेट आती है। अब इसका जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे तो बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको समझ लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। देखिए अब हमको प्लेक्सस के बारे में बात करना है, मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर माइलेटेड प्लेक्सस पाए जाते हैं उसका काम क्या होता है। उसका सिंपल सा काम क्या होता है कि जैसे देखिए आप बोलते हैं ना कि पैर से हमारे, जैसे हमको आपने पिन चुबो दिया हाथ में, आपको पता चल गया ब्रेन में, उसी प्रकार से ये हमारे जो माइलेट्रिक प्लेक्सस होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, सिंपल सा जा करके जो हमारे एपोइड रिसेप्टर होते हैं जिसमें अल्फा डेल्टा म्यू वगैरह होते हैं, कप्पा होते हैं, उनको क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम का या न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन करते हैं और उनको मतलब सिंपल सा एक सिग्नल देते हैं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है। तो हम क्या करते हैं, जो इस ड्रग का यूज करते हैं वो कैसे
कैसे करते हैं समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्या है, ये इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन में आपका क्या है, प्लेक्सस, मतलब जिसको बोलते हैं मैंट्रिक प्लेक्सस जिसको बोलते हैं, उसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब ये क्या करेंगे, नर्व का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे टू द म्यू रिसेप्टर। म्यू रिसेप्टर का क्या है, ओपियोइड रिसेप्टर, जिसका जैसे क्या होता है, पेरिस्टालसिस होता है, क्योंकि ब्रेन के माध्यम से आपकी जितनी भी चलन वगैरह की मतलब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की जो प्रक्रिया होती है, पेरिस्टालसिस का कॉन्ट्रेक्शन का मतलब ही होता है कि मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्शन। तो जब हमारा कॉन्ट्रेक्शन होगा तो वो कहाँ से होगा, हमारे ब्रेन से होगा। तो हम अगर लोपेरामाइड दे देते हैं तो ये क्या करता है, म्यू रिसेप्टर को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अब जब म्यू रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा तो जब मैग्नेटिक प्लेक्सस होगा वो म्यू रिसेप्टर के पास क्या करेगा, सिग्नल लेकर जाएगा, तो वहां से वो आउटपुट नहीं दे पाएगा। अब जब वो आउटपुट नहीं देगा तो आपके पेरिस्टालसिस की प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जर्व हो जाएंगे जीआईटी में, और हमारा जो इवाक्वेशन हो रहा था वो भी हमारा क्या जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हमारी डायरिया हो जाएगी वो ट्रीट हो जाएगी। अब इसमें अदर ड्रग फॉलो सेम मैकेनिज्म, मतलब इसमें जितनी भी ड्रग मैंने आपको बताई वो सारे के जो भी हो गए आपके, जैसे कोडीन हो गया, ओपिएट्स हो गया और डाइफेनॉक्सिलेट हो गया, ये सारी जो ड्रग होगी ये सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से, टोटल एब्जॉर्प्शन इसका 40% ही होता है, प्रोटीन बाइंडिंग इसके 97%, हाफ लाइफ इसका 10 आवर्स, एक्सक्रीशन इसका फीकल मटेरियल या फिशेस के द्वारा, और इसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कहाँ पे काम करिए, ओपियोइड रिसेप्टर जो कि हमारे क्या है, ब्रेन के अंदर में है। उसके बाद हम इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, रैशेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी इसके क्या है, एडवर्स एक्शन है। उसके बाद इंट्रैक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारी कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्टेरामाइन, अगर आपको याद होगा तो कोलेस्ट्रॉल कोलेस्टेरामाइन क्या होता है, जो बाइल एसिड सेस्क्वेटेरपिन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्टेरामाइन, जो कि आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या करते हैं, कम करते हैं। तो जब आप इसके साथ में जो ड्रग लेंगे, आप चाहे लोपेरामाइड लेंगे चाहे कोडीन वगैरह लेंगे, तो जो कोडीन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो क्या जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप क्यूनिडीन के साथ ये ड्रग लेते हैं तो आपकी जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉज हो सकती है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो हम इसको चिल्ड्रेन में नहीं दे सकते, एक्यूट केजेस में फिलहाल हम इसका यूज करते हैं, लोपेरामाइड को हम एक्यूट केजेस में भी यूज करते हैं। एंड डायरिया कॉज सिगरेल, मतलब जो साइजिल्स की वजह या सिगरेला की वजह से जो डायरिया होता है उसमें भी यूज करते हैं। एंड इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम, अल्सर वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। अब इसका यूज के बारे में बात करें, मतलब थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ द डायरिया, इडियोपैथिक डायरिया इन द एड्स पेशेंट, इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन फॉर द शॉर्ट टाइम। एंड अदर ड्रग में जो इसके आती है जैसे ORS पाउडर हो गया, IV फ्लूइड हो गया, एंटीबायोटिक होगा। अब ये सारी कैसे काम करती है, जब हम एंटी मेटाबोलाइट्स वगैरह पढ़ेंगे थर्ड फार्माकोलॉजी थर्ड में यूनिट नंबर 3 में, तब हम बात करेंगे जो ORS पाउडर कैसे वर्क करते हैं, IV फ्लूइड कैसे कम करता है, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टिमिडोनाजोल, ये सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल जो एंटी डायरिया था वो यहाँ पर आपका होता है खत्म। आपको केवल इतना ही पढ़ना है और इतना ही लिखना है, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो लेक्चर को लाइक करना, वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।